हेलो स्टूडेंट्स। आज हम गांधी की बायोग्राफी के अगले अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं और इस अध्याय में हम उनके विलायत में जो समय व्यतीत किया गया, जो बैरिस्टर की डिग्री ली गई, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। 1886 में महात्मा गांधी ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने अहमदाबाद के श्याम लाल दास कॉलेज में एडमिशन लिया और इस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की। उनके परिवार के एक पारिवारिक मित्र थे जिनका नाम था माओजी दबे, जिनको जोशी जी के नाम से जाना जाता था। उन्होंने इनके बड़े भाई को सुझाव दिया कि अगर आप मोहनदास करमचंद को इंग्लैंड भेज दो और ये बैरिस्टर की डिग्री लेकर अगर आएंगे तो निश्चित रूप से आपके परिवार की जो वर्तमान आर्थिक दशा है उसमें काफ़ी सुधार हो जाएगा। जब करमचंद गांधी यानी कवा गांधी यानी मोहनदास के पिताजी की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी थी। खैर, उनके बड़े भाई को समझ में आ गया कि यह सलाह सही है और उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। मोहनदास करमचंद अपनी माता का आज्ञा लेकर उनके आशीर्वाद से रवाना हुए इंग्लैंड के लिए, लेकिन डायरेक्ट तो इंग्लैंड जाते नहीं। पहले उन्हें राजकोट से जाना था बम्बई और बम्बई बंदरगाह से उन्हें रवाना होना था और वो रवाना हुए हैं 1888 में सितंबर में और उसके बाद ये विलायत पहुँचे हैं और विलायत पहुँचने के बाद इन्होंने वहाँ पर बैरिस्टर की डिग्री के लिए एडमिशन लिया, पढ़ाई शुरू की। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि उनके बड़े भाई उनके लिए पर्याप्त धन भेज सकें। जो भी कुछ होता था बड़े प्रयासों से वो भेजते थे और कंजूसी से, यानी किसी तरीके से मोहनदास करमचंद इंग्लैंड में अपना काम चला रहे थे। स्वभाव से काफ़ी लज्जाशील थे और वो लिखते हैं अपनी आत्मकथा में कि उनकी जो लज्जाशीलता है वो वहाँ पर बनी रही पूरी तरीके से। जिस मोहनदास करमचंद को हम जानते हैं, जो अपने सत्य अहिंसा सत्याग्रह के शस्त्र के द्वारा अंग्रेजों को घुटने के दम पर झुका दिया करते थे, आपको यकीन कैसे होगा कि वे लज्जाशील थे, यानी बहुत कम बोलने वाले थे। उनका खुद ही ये कहना था कि अगर 5-6 लोग भी एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो वो शर्म के कारण और डर के कारण कुछ कह नहीं पाते थे या कुछ बोल नहीं पाते थे। विलायत में जब वो पहुँचे तो ऑलरेडी वो शादीशुदा थे, लेकिन वहाँ पर एक चलन था कि जो भी युवक भारत से जाते थे वो अपने आप को कुमारा ही दिखाते थे। लेकिन मोहनदास करमचंद को अपने शर्म की वजह से न तो अपने आप को कुंवारा बताया, न ही शादीशुदा बताया, क्योंकि वो वहाँ पर ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, शांत रहते थे, हाँ ना में ही जवाब दिया करते थे, जिसकी वजह से उन्हें झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वहाँ पर उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री ली और बैरिस्टर की डिग्री लेने के बाद वहीं पर 10 जून 1891 को बैरिस्टर की डिग्री इन्हें मिल गई। 11 जून को उन्होंने 2.5 शिलिंग देकर इंग्लैंड के हाई कोर्ट में अपना नाम दर्ज कराया और 12 जून 1891 को वह हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए। लेकिन रवाना जब हुए तो ऐसा नहीं कि काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट थे या कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर जो कुछ कानून की पढ़ाई की उसका व्यवहारिक जीवन में वकालत के पेशे में कैसे प्रयोग करना है, इस बात का उन्हें अंदाज़ा नहीं था या उस बात की उन्हें जानकारी नहीं थी। कुछ मित्रों ने उन्हें सुझाव दिया कि आप दादा भाई नौरोजी से सलाह लें, लेकिन दादा भाई नौरोजी से कैसे मुलाकात हो, है ना, क्योंकि उस समय दादा भाई नौरोजी काफ़ी चर्चित व्यक्ति थे। कुछ लोगों ने सलाह दी कि फिरोज शाह मेहता जी से मिलिए, वो आपको निश्चित रूप से सलाह देंगे और आपका डर निकल जाएगा। खैर, जब वो बम्बई बंदरगाह पर पहुँचे और बम्बई बंदरगाह पर उतरने के बाद उन्होंने अपने मित्रों के सुझाव पर फिरोज शाह मेहता जी से मुलाकात की। कुछ उन्हें आश्वासन मिला उनके सुझाव से। अच्छा, जब वो इंग्लैंड से वापस आए तो घर में आप देखेंगे कि उनकी अभी अर्निंग शुरू नहीं हुई, लेकिन उनके परिवार की जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको चेंज कर दिया गया। परिवार में चाय काफ़ी को जगह मिल गई, है ना।
और मित्रों ने इनको सुझाव दिया कि आप बम्बई के हाई कोर्ट में जाकर वकालत करें और वहाँ पर जाकर वकालत का अनुभव जो है हासिल करें। लेकिन बम्बई के हाई कोर्ट से ज़्यादा इन्हें सफलता नहीं मिली। वहाँ से निराश होकर राजकोट पहुँचे और राजकोट में इन्होंने अपना एक दफ्तर खोला और वहाँ पर छोटे मोटे काम इन्हें मिल जाया करते थे, जैसे हर महीने, जिसकी वजह से लगभग 300 रुपये की आमदनी हो जाया करती थी। तो कुल मिलाकर थोड़ी सी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन तो आया, बहुत ज़्यादा परिवर्तन तो हम इसमें नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया। महात्मा गांधी ने इंग्लैंड में किस प्रकार से अपने धर्म की रक्षा की, जब उनकी माताजी ने उन्हें रवानगी का आदेश दिया था तो उस समय गांधी जी से उनका एक प्रतिज्ञा करवाई थी कि तुम वहाँ पर शाकाहार व्रत का पालन करोगे और पूरी तरीके से सात्विक रहोगे, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करोगे। और गांधी ने अपने माता को दिए गए इस वचन का बड़ी कठिनाई से पालन किया। इंग्लैंड में शाकाहारी भोजनालय की व्यवस्था बड़ी कठिन थी, काफ़ी दूर जाकर किसी तरीके से उन्हें भोजन उपलब्ध हो पाता था, है ना। एक टाइम का भोजन वो स्वयं बनाते थे और एक टाइम का भोजन वो बाहर खाते थे, लेकिन वो भी शाकाहार, और केवल कोको और ब्रेड खाकर उन्होंने वहाँ पर गुजारा किया। जब इंग्लैंड पहुँचे थे तो कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि यहाँ का जो मॉडर्न कल्चर है वो भी तुम्हें समझना चाहिए, बैरिस्टर की डिग्री के लिए वो भी ज़रूरी है। तो डांसिंग के लिए उन्होंने एक डांसर से नृत्य सीखना शुरू किया। आप देखेंगे कि गांधी ने अपने व्यक्तित्व में सुधार के लिए कई सारे प्रयास किए, लेकिन जिस गांधी को हम जानते हैं आत्मिक बल के धनी, वो आत्मिक बल उनके अंदर ही था, या यूँ कहिए कि हर एक व्यक्ति के अंदर होता है। हाँ, गांधी ने उस बल को पहचाना, उसको शस्त्र बनाया, उसको हथियार बनाया, और उस हथियार के दम पर उन्होंने न केवल भारत को आज़ाद कराया बल्कि एक ऐसी नींव रखी कि जो पूरी दुनिया में उनके सिद्धांतों को आज भी हम व्यवहारिक रूप से देखते हैं। और वो सिद्धांत थे सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत। ये वे हथियार दिए दुनिया को उन्होंने, जिसका प्रयोग करके आज अपनी ये समस्याओं को और आपकी जो भी उलझने हैं इनको दूर करने के लिए आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। खैर, महात्मा गांधी ने वकालत तो शुरू कर दी, लेकिन एक वकील के रूप में सफल नहीं हो पाए, और इसके पीछे कारण ये भी था कि उनके व्यक्तित्व में जो सत्य के जो अंश थे, जो बचपन में हरिश्चंद्र नाटक देखकर उनके अंदर पनपे थे। आप समझ सकते हैं कि वकालत के पेशे में केवल सत्य का प्रयोग करके आप बहुत सफल नहीं हो सकते। और गांधी ये भी स्वीकार करते हैं कि वे कहीं बहुत कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति नहीं थे, एक औसत मानसिक दर्जे के व्यक्ति थे, यानी बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल कैटेगरी में अपने आप को नहीं मानते। कुल मिलाकर ज़्यादा सफल वह भारत में वकील के रूप में नहीं हो पाए। इसके बाद हुआ ये कि उनके एक मित्र ने उनके बड़े भाई को सुझाव दिया कि अगर इनको किसी कंपनी में नौकरी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसी बीच इनके बड़े भाई के पास एक ऑफ़र आया दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का, कि दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का एक मुकदमा है साउथ अफ्रीका में, और इस कंपनी ने 40,000 पाउंड का हर्जाना क्लेम कर रखा है। और अगर मोहनदास करमचंद वहां जाते हैं और वहां पर जाने के बाद वकीलों की एक टीम है और उन कंपनी का पक्ष रखकर अगर वो सफलता हासिल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से काफ़ी लाभ होगा। गांधी जी पहुँचे हैं वहाँ पर, और साउथ अफ्रीका जब गए तो उस समय तक इनकी माताजी का देहांत हो चुका था, और ये पहुँचे हैं साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका में आप देखेंगे कि रंग भेद की नीति के ये शिकार होंगे। वह कहानी आपने सुनी भी होगी कि जब किसी तरीके से दुनिया भर के कानूनों का हवाला देने के बाद इन्हें फर्स्ट क्लास के ट्रेन के डिब्बे में यात्रा करने का अवसर तो प्राप्त हुआ, लेकिन एक गोरे यात्री के कहने पर टीटी ने उठाकर इन्हें फेंक दिया। और जिस प्लेटफॉर्म पर फेंका गया वहाँ आज गांधी का एक म्यूज़ियम बनाया गया, गांधी का स्टैचू लगाया गया है। खैर, गांधी ने अपने आक्रोश को पाला, हिंसक स्वरूप धारण नहीं किया, बल्कि एक सही दिशा दी और संपूर्ण स्थिति को बदलने का प्रयास किया। और साउथ अफ्रीका में जो इनके संघर्ष हैं
उसी संघर्ष में इन्होंने सत्य अहिंसा के सिद्धांतों का प्रयोग किया और इन सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए साउथ अफ्रीका में इन्होंने वो परिवर्तन कराने में सफल रहे जो चाहते थे। यानी जो भेदभाव की नीति थी, जो रंगीय भेदभाव की नीति थी, उस रंगीय भेदभाव की नीति को सफलतापूर्वक इन्होंने समाप्त कराने में सफलता हासिल की। इसके बाद साउथ अफ्रीका में जो कुछ इन्होंने हासिल किया, उस अनुभव के बाद ये वापस आए भारत 9 जनवरी 1915 को। गए कब थे? 1893 में। तो लगभग आप समझ सकते हैं कि 20 साल तक साउथ अफ्रीका में इन्होंने संघर्ष किया और साउथ अफ्रीका के संघर्ष के बाद ये वापस इंडिया पहुंचे हैं। भारत सरकार इसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करती है। यानी यहाँ पर याद रखने की बात है कि गांधी के भारत आगमन को आज भी हम सेलिब्रेट करते हैं प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को। और किस रूप में? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट करते हैं। यह वो दौर था जब वर्ल्ड वार चल रहा था, यानी विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध आपको पता होगा कि 1914 टू 1918 का जो समय है वह वर्ल्ड वार का है। अच्छा, जिस समय वर्ल्ड वार शुरू हुआ उस समय गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। इन्होंने अपने आप को ऑफर किया कि एम्बुलेंस कोर में ये सेवा देना चाहते हैं, इस युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा करना चाहते हैं। तो इसकी ट्रेनिंग के लिए इनको इंग्लैंड भेजा गया और जब ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड गए तो वहाँ पर इन्हें मलेरिया हो गया और मलेरिया की वजह से इनका स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब हो गया। जब स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब हो गया तो इनको वापस इंडिया भेज दिया गया। यानी जब ये साउथ अफ्रीका से डायरेक्ट इंडिया नहीं आए, साउथ अफ्रीका से इंग्लैंड गए और इंग्लैंड से होते हुए इंडिया आए। और भारत आने के बाद इन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो भारत का दौरा शुरू किया। भारत को पूरी तरीके से समझना, यहाँ की समस्याओं को जानना। जब ये इंडिया आए उस समय यहाँ के लोग इन्हें पहचानते तो नहीं थे, लेकिन इनके नाम से पूरा देश परिचित था, क्योंकि साउथ अफ्रीका में इनके संघर्ष की गाथा यहाँ के नेताओं के द्वारा बढ़ चढ़ कर पूरी तरीके से जनता के बीच में प्रचारित की गई थी। लोग काफ़ी प्रभावित थे उस व्यक्तित्व से, उस व्यक्ति से जिसने साउथ अफ्रीका की गोरी सरकार को झुका कर रख दिया था। और तरीका भी क्या था उसका? न तो हथियार, न कोई शस्त्र, सत्य अहिंसा सत्याग्रह, ऐसे साधन का प्रयोग करके सरकार को झुकाया जा सकता है, ये शायद दुनिया में पहली बार हो रहा था। और महात्मा गांधी ने वो कर दिखाया था और उसी की बदौलत भारत में इनकी एक छवि बन चुकी थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोग इन्हें जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, लेकिन जानते थे, इस नाम से परिचित थे। महात्मा गांधी के साथ इनके कुछ मित्र भी आए थे, कुछ अनुयायी भी आए थे और उनको बसाने के लिए यानी उनके आवास की व्यवस्था की गई। अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर एक आश्रम का निर्माण किया गया और ये आश्रम आप सोचेंगे कि पैसा कहाँ से आया, तो लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। यहाँ के कुछ उद्योगपतियों ने कंट्रीब्यूट किया और उन्हीं के डोनेशन के द्वारा इस आश्रम का निर्माण किया गया। इस आश्रम को हम साबरमती आश्रम के नाम से जानते हैं, लेकिन जब इसका निर्माण किया गया उस समय इसका नाम सत्याग्रह आश्रम था। इस सत्याग्रह आश्रम में एक तो सत्याग्रह का प्रशिक्षण और दूसरी चीज़ गांधी के साथ जो लोग आए थे, जो उनके मित्र, जो उनके साथ कार्य करने वाले कार्यकर्ता, इन लोगों को उस आश्रम में बसाया गया और गांधी ने शुरू किया पूरे देश को जानने और समझने का। यहाँ की राजनीति में आते ही दखल नहीं दिया, क्योंकि गांधी का एक दर्शन था कि जब तक आप किसी मुद्दे की पूरी समझ न रख लें तब तक आपको उस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये सुझाव किसने दिया था गांधी को? तो इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने के सुझाव के आधार पर गांधी ने यह तय किया कि जब तक वह भारत के माहौल को पूरी तरीके से समझ नहीं लेते तब तक वह यहाँ पर किसी मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और न ही अपनी राय देंगे। और इसी भारत के माहौल को और भारतीयों को समझने के लिए भारत भ्रमण का कार्यक्रम वो चला रहे थे। पहला मुद्दा या पहला अवसर जब उन्होंने भारत में अपने विचार दिए तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का इनाग्रेशन कार्यक्रम था, उद्घाटन कार्यक्रम था। फरवरी की बात है और फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह था। इस उद्घाटन समारोह में मदन मोहन मालवीय जी ने मोहनदास करमचंद को आमंत्रित किया था एज द गेस्ट के रूप में, और ये पहुँचे भी।
और इन्होंने उस समय आप देखेंगे कि वायसराय की सुरक्षा की जो व्यवस्था की गई थी, चारों तरफ जो है बीएचयू कैंपस के पूरे बनारस शहर को पुलिस और सेना के द्वारा घेर लिया गया था, क्योंकि कुछ समय पहले वायसराय को मारने की कोशिश किया चुकी थी, इसलिए वायसराय की सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई थी। तो जब गांधी को अवसर मिला मंच पर आकर बोलने के लिए, आप यकीन नहीं मानेंगे कि इन्होंने क्या कहा। इन्होंने ये कहा कि पहली पंक्ति में ये जो राजा महाराजा इतनी ज्वेलरी और साज सज्जा के साथ बैठे हुए हैं, मैं इसकी आलोचना करता हूँ। जब इस देश के लाखों करोड़ों लोग भूखे नंगे घूम रहे हैं, ऐसे में इतनी साज सज्जा और इतने आभूषणों से लदे हुए राजा महाराजाओं का ये व्यवहार अनुचित है। इसके बाद वायसराय के संदर्भ में वायसराय के मुंह पर क्या कहते हैं कि इतने उनकी सुरक्षा को लेकर, इतने भय में जीने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। आप सोचिए, अभी तक इस देश में जो भी राजनीति थी, खुले तौर पर वायसराय की आलोचना करने का साहस किसी के अंदर नहीं था। क्रांतिकारी थे तो क्रांतिकारी खुले तौर पर आलोचना नहीं करते थे, वो तो बम और पिस्तौल का सहारा लेते थे। इसके पहले जो उदारवादी थे वो चाटुकारिता की राजनीति करते थे। जो उग्रवादी थे, उग्रवादियों की शैली ये थी कि वो आंदोलन वगैरह तो करते थे, विरोध करते थे, हड़ताल करते थे, लेकिन खुलेआम वायसराय की उसके सामने आलोचना करने का साहस उनके अंदर भी नहीं था। लेकिन महात्मा गांधी के अंदर वह साहस था कि उन्होंने खुलेआम वायसराय की आलोचना की। और अगले दिन समाचार पत्र की सुर्खियां बनी गांधी के ये सारे वक्तव्य जो गांधी ने उस समय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इनाग्रेशन कार्यक्रम में दिए थे। ये वे चीज़ें हैं जो गांधी को अलग करती हैं। बाकी जो व्यक्तित्व है उन व्यक्तित्व से अलग करती हैं गांधी को। गांधी कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, एक महापुरुष थे, एक ऐसे महापुरुष जो सदियों में जन्म लेते हैं। खैर, अच्छा, अभी कांग्रेस के मेंबर भी नहीं बने थे और इसी वर्ष कांग्रेस का जो एनुअल सेशन था वो लखनऊ में हुआ 1916 में ही। और इस सेशन में एज ए गेस्ट के रूप में गांधी ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। और इसी अधिवेशन में चंपारण बिहार के एक नेता थे राजकुमार शुक्ला, और राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी से भेंट की। और राजकुमार शुक्ला जी ने चंपारण का एक मुद्दा उठाया कि चंपारण में जो नीलहे किसान हैं, जो नील उत्पादन करने वाले किसान हैं, ब्रिटिश सरकार उन्हें परेशान कर रही है और ब्रिटिश सरकार धन उगाही कर रही है किसानों से। जमींदारों को, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उन कॉन्ट्रैक्टर्स को छूट दे रखी है कि आप किसानों से धन उगाही करिए, और मैं ये चाहता हूं कि आप चलें और हमारी इन समस्याओं का समाधान करें। और ये गांधी का भारत में सार्वजनिक जीवन में पहला हस्तक्षेप होगा। राजकुमार शुक्ला के आमंत्रण पर चंपारण बिहार ये पहुँचेंगे और वहाँ पर नील उत्पादक किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे। वहाँ पर समस्या क्या थी? तिनकटिया व्यवस्था को लेकर किसानों का शोषण हो रहा था। इसकी कहानी मैं आपको बताऊं, इसमें यह था कि पहले नील का जो प्रयोग होता था वह कलरिंग के रूप में, कपड़ों को कलर करने के लिए होता था, कलरिंग के लिए होता था, और नील पौधे से प्राप्त होता था, इसकी खेती की जाती थी। तो एक कॉन्ट्रैक्ट किया था ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्टर्स ने किसानों के साथ कि तुम अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करोगे। और किसान मजबूरी में नील की खेती करते थे, क्योंकि जिस भूमि पर नील की खेती होती थी वहाँ पर और कोई फसल उगाई नहीं जा सकती थी, और नील से किसानों को कोई विशेष फ़ायदा नहीं होता था, वो ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्टर ही उसका पूरा फ़ायदा उठाते थे। अच्छा, जर्मनी में 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में ही आर्टिफिशियल यानी सिंथेटिक नील को डेवलप कर लिया गया। अब पौधे से प्राप्त होने वाले नील की आवश्यकता नहीं रह गई। तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्टर्स, ये वापस इंग्लैंड जाना चाहते थे, और इंग्लैंड जाने के पहले ये किसानों से उगाही कर रहे थे। और चूंकि किसानों से उगाही कर रहे थे तो एक प्रकार से आपने उनकी ज़मीन बेकार कर दी। कई वर्ष लगेंगे प्रयास करके वे अब वहाँ पर अनाज पैदा कर पाएंगे, और आपने उस ज़मीन को मुक्त करने के लिए उनसे वसूली भी कर रहे हो। तो सरासर ये अन्याय था
और इस अन्याय का विरोध वहाँ के एक बड़े किसान राजकुमार शुक्ला जी लगातार कर रहे थे। लेकिन शुक्ला जी के पास खुद कोई ऐसी रणनीति नहीं थी कि वो इसमें सफलता हासिल करें। गांधी का नाम सुन रखा था, गांधी के व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित थे, और जब लखनऊ में गांधी से मुलाकात हुई तो गांधी को इन्होंने निमंत्रित किया और गांधी ने अनमने मन से इनका निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया। मैं अभी अनमने मन से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गांधी अभी तैयार नहीं थे, मतलब उनको ये लग रहा था कि वो अभी तैयार नहीं है। लेकिन शुक्ला जी ने गांधी का पूरा प्रोग्राम ले लिया कि आप कब आएंगे, और फिर खैर गांधी जी पहुँचे चंपारण। प्रारंभ में तो मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किया, गांधी के प्रवेश पर चंपारण में रोक लगा दी गई। अच्छा, गांधी ने इसको भी चैलेंज किया, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया, सेशन जज की कोर्ट में, और गांधी जज को कन्विंस कर पाए कि उनके यहाँ पर रहने से कानून व्यवस्था में कोई व्यवधान नहीं होगा। ये पहला अवसर था जब भारत में किसी नेता को रोका गया कहीं जाने से और वो इसको चैलेंज करे। देखिए, इसके पहले जो भी नेता थे, चाहे वो तिलक हो, चाहे वो गोखले हो, ब्रिटिश सरकार अगर कोई फरमान या आदेश जारी करती थी तो उसको मानते थे, विरोध करते थे अलग अलग अपने तरीकों से, लेकिन सीधा विरोध करने का साहस अभी किसी के अंदर नहीं था। लेकिन गांधी वह व्यक्तित्व हैं जो ब्रिटिश सरकार से सीधे विरोध करते हैं, और यहाँ पर उन्होंने विरोध किया, सेशन जज को कन्विंस किया, और सेशन जज को कन्विंस करने के बाद, कन्विंस कैसे किया इसका एक उदाहरण, इसकी एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जब मुकदमा चल रहा था कि गांधी के, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये मानना था कि गांधी के चंपारण में रहने की वजह से यहाँ की शांति भंग होगी, और गांधी ये प्रूव करना चाहते थे कि उनके यहाँ रहने से शांति भंग नहीं होगी, उनके कार्य करने का जो तरीका है उस तरीके में कहीं से भी शांति भंग होने की कोई गुंजाइश नहीं है। बाहर भीड़ इकट्ठी थी, राजकुमार शुक्ला जी ने अपना काम कर रखा था, काफ़ी लोगों को बाहर इकट्ठा कर रखा था, किसान काफ़ी बड़ी संख्या में थे, नारे लगा रहे थे गांधी के समर्थन में, और न्यायालय का कार्य कामकाज प्रभावित हो रहा था। तो मोहनदास करमचंद ने जज से कहा कि अगर आप अनुमति दें तो मैं जाऊं, पहले इस भीड़ को शांत करा लूं, उसके बाद इस मुकदमे को आगे बढ़ाया जाए। जज भी कन्विंस हो गया क्योंकि उसको भी दिक्कत हो रही थी, व्यवधान हो रहा था। गांधी जी बाहर गए और उन्होंने भीड़ को बिल्कुल शांत करा लिया, और जब अंदर आए तो जज कन्विंस हो गया पूरी तरीके से कि हाँ, इस व्यक्ति के रहने से कानून व्यवस्था को कोई खतरा नहीं हो सकता, और उसके बाद मजिस्ट्रेट का वह आदेश रद्द कर दिया गया और गांधी को चंपारण में रहने और भ्रमण करने की पूरी अनुमति मिल गई। यहाँ पर पूरी टीम लेकर आए थे ये, और ये टीम किसानों से मिलती, उनके इंटरव्यू लिए जाते, उनकी मत लिए जाते, और फाइनली ये लोग इस मुद्दे पर पहुँचे कि जो वसूली हो रही है तिनकठिया सेटलमेंट को लेकर, वो वसूली निश्चित रूप से अवैध है। और फाइनली ब्रिटिश सरकार ने एक कमेटी बनाई, और इस कमेटी में गांधी जी को एज ए मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया, और फाइनली एक सक्सेस मिली गांधी को कि जो वसूली हो रही थी किसानों से, वह वसूली रोक दी गई, और साथ ही साथ जो वसूली हो चुकी थी उसका 25% वापस लौटाने का आदेश दिया गया। यह गांधी की भारत में पहली सफलता थी। हालांकि आप देखेंगे कि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, एक छोटे से इलाके का मुद्दा था, कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं था, लेकिन ये गांधीवादी रणनीति के आधार पर, जो कि स्वयं गांधी के नेतृत्व पर लड़ा गया, यह पहली सक्सेस थी। और यहीं पर आज के इस अध्याय को मैं रोकना चाहूँगा। अब इसके बाद गांधी की बायोग्राफी जो गांधी ने स्वयं लिखी हुई है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसमें आज़ादी की पूरी लड़ाई हमें नहीं देखनी है, हमें केवल वहाँ तक देखना है जहाँ तक गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा हुआ है, और केवल 1925 तक की बात उन्होंने लिखी हुई है, क्योंकि वो कहते हैं कि उसके बाद उनका जीवन पूरी तरीके से पब्लिक हो गया, सार्वजनिक हो गया, और उन्हें अपने जीवन के बारे में कुछ विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं रह गई। हम फ्रीडम स्ट्रगल वाले अध्याय में या किताबों में हम पढ़ते भी हैं उनके पूरे संघर्ष की गाथा को, तो हर जगह गांधी अपने आप दिखाई पड़ते हैं, इसलिए बायोग्राफी के बेस पर उन्हें देखने की जरूरत नहीं रह जाती। यहाँ पर हम बायोग्राफी के आधार पर उनकी बातों को देख रहे हैं। तो आज के लिए बस उतना ही। ओके, गुड नाइट।